संविधान की भारत में किस तरह की परिस्थिति है, ये संविधान का ताकतवर है या उसे खत्म किया जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? पास्टर को गोबर खिलाया जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, चर्चेस गिराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कि हमारे साथ ना आना, यानी रेजिम के साथ, चाहे वो मोदी सरकार हो या शाह सरकार हो, उनके साथ ना होने का मतलब ये है कि आप इस देश के दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली हुआ का किसको मालूम, और आपने वॉर रोका क्यों? फिर ट्रंप और चाइना के मिनिस्टर के साथ पास से बयान आया जो हमने ये वॉर को रुकवाया, तो उसके ऊपर आप बयान क्यों नहीं दे पाए? तो फिर आप किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हो? अब वो शास्त्री है ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या है, बागेश्वर बागेश्वर धाम, वो फर्जी बाबा जो है एक नंबर का। अक्सर में ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि उसने कितनी बार कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाले वक्तव्य किए हैं। उनके सामने सेना की टुकड़ी संदेश से आएंगे गाना गा रही, और ये वो बाबा है जो जिसने और सेना की टुकड़ी यूनिफॉर्म में है, ताकि उनको भेजा गया है विदाउट एन ऑर्डर। वो कोई भी टुकड़ी सेना की ऐसी मूर्ख नहीं होते सेना के हमारे सैनिक की ऐसे कहीं जगह जाए तो उनकी नौकरी और पूरी उनकी करियर पे आंच आ सकती है। वो एडमिरल को बोला गया आप एडमिरल हो, साबित करो। फिर नोबेल विजेता जो भारत के अर्थशास्त्री है, उनको बोला आप नोबेल विजेता साबित करो। फिर सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उनको पूछा गया कि आप जिनके आपके चाचा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये साबित करो। बस मोदी जी का सर्टिफिकेट को नहीं दिखाएंगे। इतनी सत्ता अगर बलवान होती है तो वो इतने दब जाते हैं। देखो, चाइना का नाम नहीं लेते, अब ट्रम्प को जवाब नहीं देते, चाइना को जवाब नहीं देते, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठ के व्यवहार करते आरएसएस वाले, और कम्युनिस्टों को बोलते आप अर्बन नक्सल हो। अरे आप तो ओरिजिनल माओवादी पार्टी के साथ बैठे हो। आपको अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं। जिस देश को आपने आजाद किया, अपने पुरखों ने, अपने पूर्वजों ने आजाद किया, जब संघ बाहर था, कायर की तरह घूम रहा था, चाट रहा था ब्रिटिशों के पैर, वो संघ आपको पूछ रहा है कि आप आजाद हो, आप इस देश के नागरिक हो, उसके कागज दिखाओ। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है, आप बताओ। हमारी जनता क्या मर चुकी है? हमारी जनता को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो? जिसमें 56 इंच की सीना है ना, वो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेता है। मोदी जी परसों ही बोल रहे थे, अब रील वाले मेरे रोज निर्भत्सना कर रहे हैं। अरे आप रोज वो आईने को मत पोछिए, कभी चेहरा भी पोंछ के दिखिए। धर्म और अंधविश्वास इतना पनप रहा है इस देश में कि संविधान के लिए कोई जगह ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। हमारे इस चैनल पर आज के दिन जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो दिन है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। संविधान की बात जो है दिन भर की जाती है, देशभक्ति के फिल्म्स जो है टीवी पर लगाए जाते हैं। तो आज हमें लगा कि ये बात करनी चाहिए कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो आज के इस देश में संविधान का क्या अर्थ है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो जेल में जाते हैं, और जो रेप अक्यूज्ड हैं या फिर ऐसे लोग जो कॉन्विक्ट्स भी हो चुके हैं, उन्हें बार बार पैरोल पे पैरोल मिलते हैं या उन्हें बेल मिल जाता है। हमारे देश में संविधान का क्या अर्थ है और आज के इस तारीख में संविधान की कितनी ज़रूरत है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ क्या हमारे देश में आंदोलन खत्म हो चुके हैं, ये सभी बातें आज के दिन करनी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राजू परुलेकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मैं शुरुआत में कह रहा था, पहले तो आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सर, ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दिन भर हम देख रहे हैं कई जगहों पर संविधान को लेकर बातचीत हुई, वंदे मातरम को लेकर बातचीत हुई, कई बातचीत हुई है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत इसी से मैं करना चाहता हूँ सर, कि जब हम कहते हैं कि संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन उसी के लिए मनाया जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, और जब आप 2026 में इसे देखते हैं, संविधान कि भारत में किस तरह की परिस्थिति है, ये संविधान का ताकतवर है या उसे खत्म किया जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं अलग से देखना नहीं चाहता। जो लोग देख रहे हैं, जो देश देख रहा है, वही मैं देख रहा हूँ।
एसआईआर नाम की एक पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक चीज़ चुनाव आयोग ने थोपी है लोगों के ऊपर। उसके माध्यम से ये सरकार जो भाजपा की है वो भारत के नागरिकों के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी हुई है। आपको पता होगा कि आसाम में बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं उनको बांग्लादेशी करके डरा रहे हैं। स्थिति सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में अलग नहीं है दुनिया के, लेकिन उसका भी जिक्र बीच में करेंगे हम लोग, उस संदर्भ आएगा तब। एसआईआर जो है वो पूरी तरह से आप अपनी नागरिकता ही खो सकते हैं। उसमें अमर्त्य सेन हो, आप चाहे नेवी के एडमिरल हो मांझी, और चाहे आप सुभाष चंद्र बोस के पोते हो, आपको एसआईआर की नोटिस आ जाती है जो अब आपको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है चुनाव के लिए। सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, ये सिस्टमैटिकली लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, जो राजनीतिक दृष्टि से प्रोएक्टिव है और मोदी रेजिम के खिलाफ है, उनके तानाशाही के खिलाफ है। उनको बाहर 240 पे रुकने के बाद उन्होंने तय किया, क्योंकि विपक्ष में कुछ दम तो है नहीं, और विपक्ष में मैं तो देख ही नहीं रहा हूं, एक ममता बनर्जी छोड़े तो कोई सर उठा के बात करने की क्षमता रखता है, और दूसरी बात भी करे तो उसको जेल में डाला जाता है। तो उसके पीछे लोग खड़े रहने के लिए जो नैतिक ताकत चाहिए, जो गांधी जी के पास थी, वो किसी के पास आज दिख नहीं रही है। तो कुल मिला के राहुल गांधी जी के पास है, लेकिन राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता है कि जितनी उनको पर्याप्त बात करनी चाहिए लोगों के हक और अधिकारों के लिए, उतना वो कर नहीं रहे। एक बात को कंसिस्टेंटली आगे ले जाना उनके पार्टी के बस में नहीं लग रहा है मुझे। वो बात करते हो आगे पार्टी को ले जाने, पार्टी कुछ बात नहीं करती फिर। खैर, ये सारे जो है हम मुद्दे जो हमारे सामने आ गए हैं, जिनकी वजह से ये एसआईआर का मुद्दा एक है। दूसरा मुद्दा, आपके देश में एक नई कौम तैयार हो रही है अलग सी, उसका नाम है सेकंड सिटीजन्स। पास्टर को गोबर खिलाया जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, चर्चेस गिराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कि हमारे साथ ना आना, यानी रेजिम के साथ, चाहे वो मोदी सरकार हो या शाह सरकार हो, उनके साथ ना होने का मतलब ये है कि आप इस देश के दुश्मन हो, देश के द्रोही हो, ऐसा सिखाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट से लेकर शंकराचार्यों तक क्या हाल है। तो हिंदू वाकई खतरे में भी है, लेकिन मुसलमान बहुत ज्यादा खतरे में है। दलित का उत्पीड़न चरम पे पहुंच गया है। ईसाइयों के लिए ये धरती, एक जमाने में हम देखते थे कि फिल्मों में एक ईसाई कैरेक्टर डाल देते थे, इतनी छोटी वो लोक संख्या होने के बाद भी ईसाई, क्योंकि उनका होना एक जरूरी था। हमारी पुरानी फिल्में हैं, उनमें देखिए जो नेहरू के काल में या उसके बाद में भी 70 सालों में जो भी बनी, उसमें एक ईसाई कैरेक्टर होता था जानबूझ के, लेकिन वो लगता नहीं था आपको। पारसी कैरेक्टर हुआ करता था, आपको हर मुस्लिम तो चाचा होते ही थे कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें जो हमारी जो गंगा जमीनी तहजीब है हमने खो दी है, हमारी सरकार ने हमसे छीन ली है, छीन रही है अभी भी। और ऐसी स्थिति में अगर आप उनके खिलाफ बोलते हो तो आपको वोटिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। आप भारतीय हो, विदेश में बसे हो, एनआरआई हो, तो डॉक्टर संग्राम पाटिल जी का हालत देखिए आप। चूंकि वो ब्रिटिश है, आप ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते आप ब्रिटिश नागरिक हो तो भारत की राजनीति में मत बोलिए, क्योंकि एलन ह्यूम से लेके यानी बेजेंट से लेके सारे लोगों ने आपके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया ही था। सही बात है। बता दूं जिन लोगों को शायद जो महाराष्ट्र से नहीं हो, डॉक्टर संग्राम पाटिल एक यूके सिटीजन है, महाराष्ट्र से वो आते हैं, लेकिन अब यूके के वो नागरिक हैं और लगातार एक तरीके से क्रिटिक रहे हैं ये सरकार की। तो जब वो पहले भारत आए इस बार, तो पहले तो उन्हें रोक दिया गया एयरपोर्ट पर, जब पता चला कि वो यूके के सिटीजन है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन एलओसी लगाई गई उन पर, और जब वो वापस भी जा रहे थे तब भी उन्हें जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक लीगल वे निकाल रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर आप भारतीय नागरिक हो तभी आपके ऊपर ये लोग काम करेंगे। नहीं, और दूसरी बात है, लीगल की बात आपने कही अच्छी की,
जुडिशरी के बारे में आप तो जानते ही हैं। जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ है जिस पर हम भरोसा रखते थे। हम किसी भी बात को बोलते थे कि चलो हम लोग कोर्ट में देख लेंगे। उनको इस बात से संतुष्ट नहीं हुए माय लॉर्ड, मुझे लगता है। तो उन्हें जो सत्ता पक्ष है उनके तुष्टिकरण में लगना ज़्यादा अच्छा लगा कि लोगों का भरोसा और सत्ता पक्ष का तुष्टिकरण में उन्होंने सत्ता पक्ष का तुष्टिकरण अच्छा समझा। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह के लिए उद्धव ठाकरे झगड़ रहे हैं, अभी भी उनका कोई कुछ नहीं। तो जो सत्ता पक्ष को चाहिए वही होगा। आपने क्रोनीज के लिए जितने सारे जो जजमेंट्स दिए गए वो आप पढ़ेंगे, 9,000 पन्ने हैं वो, तो आपको पता चल जाएगा कि जुडिशरी के क्या हालत है। और जजेस विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जाते हैं, मीडिया की बड़ी बड़ी आपकी स्टार एंकर जाती है। इनको बूटलीगिंग और सनातन में फर्क मालूम नहीं है अभी तक। खैर, वो सारी चीज़ें तो हो ही रही है एक तरफ। और दूसरा, मैंने तो भयानक चीज़ आज देखी 26 जनवरी से पहले। अब वो शास्त्री है ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या है, बागेश्वर धाम, वो फर्जी बाबा जो है एक नंबर का। अक्सर में ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए क्योंकि उसने कितनी बार कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाले वक्तव्य किए हैं। उनके सामने सेना की टुकड़ी संदेश से आएंगे गाना गा रही है। और ये वो बाबा है जो जिसने और सेना की टुकड़ी यूनिफॉर्म में है ताकि उनको भेजा गया है विदाउट एन ऑर्डर। वो कोई भी टुकड़ी सेना की ऐसी मूर्ख नहीं होते सेना के हमारे सैनिक की ऐसे कहीं जगह जाए तो उनकी नौकरी और पूरी उनकी करियर पे आंच आ सकती है। उनके बॉसेस ने, उनके मास्टर्स ने बोला होगा कि जाओ उधर, तो क्या ही रहा उनका गरिमा। सेना हम एक तो राजनीति में, धर्म में और फर्जीवाड़े में कभी दखल नहीं लेती थी देश के अंदर ही अंदरूनी। ये तो खुलेआम देश की विटंबना हो रही है। और रही बात सत्ता पक्ष की, वो बाकी ये सारी चीज़ों के लिए वही करता धरता है। ऊपर से वो वंदे मातरम का बवाल करके हमारा ध्यान हटाना चाहता है। आधे टाइम तो एक तो वंदे मातरम भाजपा में बहुत कम लोगों को पूरा कंठस्थ होगा। और दूसरी बात, आधे टाइम में लोकसभा और जब बहस हुई थी तब आधे लोगों ने वंदे भारत कहा था, वंदे मातरम को। ऐसी उनकी शिक्षा की स्थिति है। इनके सर्टिफिकेट्स तो जगह पे नहीं है, लेकिन वंदे मातरम जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, यानी झूठ मूठ क्या, यानी आप दूसरों का ध्यान बटाने के लिए, वो भी आपको मालूम नहीं कि है क्या। तो खैर, वो बंकिम चंद्र ने किस हालत में लिखी। बंकिम चंद्र मुलाजिम थे अंग्रेज सरकार के, वो डर गए। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, वो मुसलमानों के खिलाफ दिखाई, जबकि मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में कंधे को कंधा मिला करता। वो पार्टीशन वगैरह नहीं हुआ था, जीना वीना नहीं थे, तो कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे। उस टाइम में आनंद मठ में मुसलमानों के खिलाफ दिखाना ये गलत था। इसलिए वो 2 पैरा खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो उसका मैंने ऑडियो डाला है कई बार ट्विटर पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के सम्मेलन में गाया है वो 2 पैरा वो हटाकर। फिर भी वो बंकिम चंद्र की वो जो पूरी आनंद मठ है और उसमें जो वंदे मातरम है, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अलग परिप्रेक्ष्य में हमको उसका आकलन करना चाहिए। ना बीजेपी जैसे, लोढ़ा जैसे कहते हैं ना महाराष्ट्र में कि किंग एडवर्ड मेमोरियल, KEM हॉस्पिटल है, उसमें से एडवर्ड निकाल दो। और खुद का ट्रम्प टावर उन्होंने खड़ा करके रखा है। ये लोढ़ा ल्यूनेसी है। तो ये ऐसे लोग इन्होंने यानी ये लोग जानबूझ के करते हैं क्योंकि शीर्षस्थ नेतृत्व जो है वो वही करता है। तो उसको अच्छा तब लगता है। अब देखो, उसमें सेना को भी शामिल कर लिया। अब से ऑपरेशन सिंदूर का जो 26 जनवरी का जो करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली हुआ का किसको मालूम। और आपने वॉर रोका क्यों? फिर ट्रंप और चाइना के मिनिस्टर के पास से बयान आया जो हमने ये वॉर को रुकवाया, तो उसके ऊपर आप बयान क्यों नहीं दे पाए? तो फिर आप किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हो? यानी मैं बचपन से देख रहा हूँ, बचपन से सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे जो देश में काम करते हैं, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल, वो कहते थे कि 26 जनवरी की आज़ादी अभी तक आम आदमी और गरीब के पास नहीं पहुंची, हमें बहुत दूर पहुंचना है, ये गरीब का लड़का तिरंगा बेच रहा है, उसको भूखा है। लेकिन वो अच्छे दिन थे ऐसा लगता है। अब जो हुआ है वो पूरी तरह से संविधान को मिटाया गया है। आप संविधान
निर्माण दिन जो गणतंत्र दिवस के रूप में आप जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्साह आपको कैसे आएगा? मुझे नहीं लगता। जो सेंसिबल लोगों से मैं जब बात करता हूँ देश के और देश से बाहर जो हिंदुस्तानी है, उनको नहीं लगता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको सफोकेट फील करता है, क्योंकि आज़ादी जब सफोकेट होती है तो आप कैसे उत्साह फील करेंगे? हमारी सोसाइटी में नीचे प्रोग्राम्स हैं 26 जनवरी के, स्वाभाविक रूप से हमारी सोसाइटी में हर साल होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में सारे भक्त ही रहते हैं, ज़्यादातर होंगे 10% नहीं है जो भक्त। तो वो लोग जो गाने गाते, खुद ही माइक लेके गाने गाना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कराओके वगैरह होता है। तो ऐसा सिर्फ 2% जनता है भारत की, बाकी 98% जनता है जिससे उनकी आज़ादी SIR के माध्यम से, जाति में जो कलह पैदा किया है उसके द्वारा, फिर दलितों के, मुसलमानों के और ईसाइयों के घर पूरे बुलडोज किए हैं। कितने सारे यंग इंटेलेक्चुअल्स, रुपेश कुमार हो, सोनम वांगचुक हो, सार्जिल इमाम हो, गुलशन हो, उमर खालिद हो, ये सारे जेल में हैं। उनको रिटायर्ड चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनको बेल मिलनी चाहिए। जब उनके सामने 10 बार मैटर आया तो वो देखते ही नहीं उसकी तरफ। ये नए चीफ जस्टिस भी ऐसे ही करेंगे क्या? ऐसा लगता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद RSS BJP के कहने पे हो रही है। और ये फैसिज्म जो है उसने हमारे गणतंत्र को निगल रखा है। तो वो निगला हुआ गणतंत्र फिर से बाहर आए, इसके लिए जो करना चाहिए वो करने का दिन है 26 जनवरी, ना कि उस दिन सेलिब्रेट करने का। ऐसा मेरा अपना मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, आपने जैसा कहा सर, उसका मतलब उदाहरण आपने जैसे दिए कि मुसलमानों को अपना नागरिकता दिखाना पड़ेगा, लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। मुसलमानों को नहीं, एडमिरल, भारत के एडमिरल अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल लॉरेट, आपको सुभाष चंद्र बोस के पोते दिखाना पड़ेगा भी। और आसाम में बंगाली बोलने वाले, बंगाली भारत की भाषा है। और आपको पता होना चाहिए भारत और बांग्लादेश का जो स्वतंत्र यानी राष्ट्रगान जो है, वो जो लिखा है वो एकमात्र बंगाली है, रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों का उन्होंने ही लिखा है। तो बंगाली पे उन्होंने शक करना शुरू कर दिया, तो क्या ही रहा? सही बात है। आजादी भी क्या रही और संविधान भी क्या रहा? सही बात। और कोई लड़ नहीं रहा है रास्ते पे, सारे रास्ते पे जो कर रहे हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भक्त लोग हैं। शंकराचार्यों को आप बोला गया कि आप साबित करो आप शंकराचार्य हैं, लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। टिंडे को बोला आप टिंडे हो ये साबित करो, ऐसा लिखा था। किसान को किसान साबित करना पड़ा, भट्ट साहब ने लिखा था। तो जब ऐसा सब समय आ चुका है और उसके बाद भी अगर लोग मुसलमान को बोला है, मुसलमान आप नागरिक को साबित करो, ईसाइयों को बोला है आप नागरिक को साबित करो, लिबरल्स को बोला है आप नागरिक को साबित करो, इंटेलेक्चुअल्स को बोला है आप नागरिक को साबित करो, पढ़े लिखों को बोला है आप सर्टिफिकेट लाके दिखाओ। और CA NRC के समय बोला गया कि आप कागज दिखाओ। नहीं, मैं आपको एडमिरल को बोला गया आप एडमिरल हो साबित करो। फिर नोबेल विजेता जो भारत के अर्थशास्त्री है उनको बोला आप नोबेल विजेता साबित करो। फिर सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उनको पूछा गया कि आप जिनके आपके चाचा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये साबित करो। बस मोदी जी का सर्टिफिकेट को नहीं दिखाएंगे। कागज वो है जो नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे लोगों को अब कहा गया कि कागज दिखाओ। अगर हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारी जो कागज ना दिखाने की आजादी है, क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ जो पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है, सही बात, उसी पर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाए बैठे हो, घात लगाए बैठे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता ये संविधान गणतंत्र दिवस को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सबसे पुरानी जो लोकतंत्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके नागरिकों से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से हमारी ईडी है और पुलिस है, उसी तरह से वहाँ की आईस है, वो उनके सामने वो जिस तरह से डट कर खड़े रहे। और उतना आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 लोग मारे गए, लेकिन लाखों लोग रास्ते पे उतरते हैं, उनमें से 3 मारे जाएंगे, ये कुछ संख्या कम लगती है, आपको लग सकती है, अगर आप अमानवी हो तो, आप सत्ता पक्ष में हो तो लग सकती है किसी भी देश के, लेकिन आपको पहले नहीं मालूम होता कौन 3 है, आप भी हो सकते हो। सही बात है। तो आपको उतरने के लिए अगर आप
तैयार नहीं हो तो सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि जब तक लाख नहीं उतरते तब तक मैं नहीं उतरूंगा। ये सारे लाख लोग यही सोचते हैं, इसलिए कोई नहीं उतरता हमारे देश में। तो उनसे ये बोध लेने की जरूरत है, वो दूसरे की इंतजार नहीं करता। वो कल एक गान गा रहे थे, एक गाना गा रहे थे। वो ये गा रहे थे कि जो भी मारे गए हैं और जो भी मारे जाएंगे उनके लिए हम खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और आज़ादी पाएंगे। अच्छा। तो जो भी अंदर गए हैं, जिनको भी डिटेंशन कैंप में रखा है, उनके लिए हम लड़ेंगे। वो ऐसा नहीं। और वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, सेम सिचुएशन देखिए, रिजेम्बलेंस है बहुत। और दोनों सिचुएशन के पीछे एक ही आदमी है, उसका नाम है नेतन्याहू। तो दोनों जो चरमपंथी वो है, उनको जो एक आदमी अगर पूरी तरह से अपनी ब्रेन चाइल्ड मानता होगा तो वो नेतन्याहू साहब है। तो वहाँ पर मैक्सिकन जो दिखते हैं तो उनको जनरली आइस उनको धर दबोचती है। तो सारे अमेरिकन्स ने अपने कार्स पे मैक्सिकन फ्लैग लगाना शुरू कर दिया ताकि गुमराह करे, टाइम वेस्ट हो आइस का। ये छोटे छोटे टैक्टिक्स है, लेकिन इनकी आज़ादी की प्रेरणा मरी नहीं है। सही बात। और हमारा साथी जो है वो चाहे कोई भी हो, वो बंगाली बोलता हो, मराठी बोलता हो, हिंदी बोलता हो, तमिल बोलता हो, मलयालम बोलता हो, वो हमारा है। और आपको उसका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर डाका डालने की कोई मोहलत नहीं है। ये देश इसी से महान बनता है। आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान में हो, यूएस में हो, उनको निकालो, नहीं निकालो। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि लोगों को ये कहना है इसकी एक प्रोसेस होनी चाहिए, वो अहिंसावादी होनी चाहिए। और वो प्रोसेस में किसी भी व्यक्ति की बिना वजह जांच पड़ताल और डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर तो घर के घर बुलडोज करके बाद में दूसरे दिन पता चलता है कि वो गलत वो तो नहीं था, और 25 साल जेल से बाहर आता आदमी और बोलता है कि ये मैं कैसे बाहर है भाई, मैं निर्दोष था। तो जज साहब ने देखा तो 25 साल बाद एक जज साहब ने मेरे केस खोला, देखा तो बोले तो तुम निर्दोष हो अब्दुल, जाओ। तो मैं आ गया, अब क्या करते हो, रिक्शा चलाता हूँ साहब, माँ मर गई, बाप मर गए, ऐसे हालत है। सही बात है। तो आप किस संविधान की बात करें, प्लीज आप मुझे बताइए। सॉरी। सही बात है। नहीं, लेकिन मैं इधर आपको पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने यूएस का भी जिक्र किया यहाँ पर, क्या नहीं वो हालात देखिए, मैं समझ गया वो, और उसी पर मेरा और देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत बेसिकली आई एम ह्यूमैनिटेरियन, और मैं इंटरनेशनल मानता हूँ खुद को। मैं किसी एक किसी एक देश या जगह का वो नहीं मानता। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो किसी भी दुनिया के एक भी व्यक्ति दुनिया का जब तक गुलाम है तब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ। और एक भी व्यक्ति किसी भी लोकतंत्र में अगर उससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जब मेरे लोकतंत्र का हनन हो रहा था तब अमेरिका को नहीं पता चला कि यहाँ हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो हमें हमसे भी आवाज उठाना चाहिए। आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन में हमारे देश में पनपने नहीं देना चाहिए। आज उनके देखिए, कहीं भी देखिए आप, एक ग्लोबल विलेज है। कोरोना आया ना, सब तो चीना से शुरू हुआ लेकिन दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। सही बात। वैसे ये जो फैसिज्म है ना, वो कहीं से भी आएगा ना, हर जगह पहुंच जाएगा। इसलिए जहां आया है वहीं दबोच डालना चाहिए उसको। जी, लेकिन वो हुआ नहीं ना सर, और इसी पर मेरा सवाल है क्योंकि हुआ तो नहीं, इसलिए तो आज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था, आज हम सेलिब्रेट करते। मैं आपको मिठाई देता, आप मुझे देते, आप मुझको गुलाल डालते, हम लोग संदेश से आते। तो वो बागेश्वर बाबा तो खुश है क्योंकि मोदी जी ने उसको छोटा भाई बोला। तो अब सारे, वो तो जेट से घूमता है, अरब कंट्री में जाता है, वहाँ के अमीर मुसलमानों के साथ बड़ा दोस्ताना है। यहाँ उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, वहाँ भी उसको हिंदू राष्ट्र मिल रहा है, तो उसके मजे है। और फर्जी टिकट वो निकालता है।
वो रामदेव बाबा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ठग गया होगा। यानी इतनी बुरी हालत में भी जुडिशरी रामदेव बाबा के मामले में निष्पक्ष सी बिहेव किया, लेकिन वो रामदेव बाबा कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूं, मुझे अमेरिका उठा के लेके जाए। अरे भाई, वो तो दिन हमने खुद देखा हूं, मैं दिल्ली में था, तुम औरतों के कपड़े पहन के भागे थे, 4 पुलिस क्या आ गई और डटकर वो गांधीयन जो लड़ते हैं या कम्युनिस्ट जिस तरह से लड़ते हैं उस तरह से कायर तू लड़ नहीं पाया। हमारे क्रोनीज जो हैं इस देश के, वो हमें नोटिसेस भेजते हैं, क्रिमिनल फाइल करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम जाते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम कोर्ट फेस करते हैं, सही तो सही, गलत तो गलत बोलते हैं, लेकिन अपने लिए जब आता है उनको तो उनको डर लगता है। तो ये देखो, एक है कि फैसिस्ट हमेशा कायर होता है। आपने न्यूरेमबर्ग फिल्म देखी होगी जो रसेल क्रो की, जो अमेज़न प्राइम पे आई हुई है। जब फांसी के तख्ते पर न्यूरेमबर्ग में 22 लोगों को रखा तो हरमन गेरिंग ने सुसाइड कर लिया, लेकिन बाकी 21 में से बहुत सारे जो हैं वो वहां मूत गए, रोने लग गए, बराबर वो दिखाया है उसमें। मैं कोई अपना मन का नहीं बोल रहा हूं। और वो दूसरे डॉक्टर है ना, उसमें दिखा है, दूसरे डॉक्टर की किताब के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने भी न्यूरेमबर्ग डायरी नाम की एक किताब लिखी है और वो 1455 रुपये में भारतीय करेंसी में मिलती है। वो यूके से आती है लेकिन शिप होती है, आप मंगाइए और पढ़िए। वो जो आप डॉक्टर केली है उसमें जो मेन कैरेक्टर दिखाए हैं, उन्होंने 22 सेल्स ऑफ न्यूरेमबर्ग नाम की जो किताब लिखी, जो चली नहीं, एक्चुअली वो सही थी, वो सही थी और वो ज्यादा सही थी। मैं आपको उसके बारे में, लोगों को गणतंत्र दिन के बारे में बताते हैं थोड़ा। वो सही थी लेकिन वो चली नहीं, इतनी नहीं चली कि उनको डिप्रेशन आ गया और 1958 में उन्होंने खुद हरमन गेरिंग की तरह साइनाइड सुसाइड कर लिया। तो वो 22 सेल्स ऑफ न्यूरेमबर्ग में उन्होंने ये लिखा था, जो आज के अमेरिका भी देख रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है, कि फैसिस्ट जो हैं वो फिर से आएंगे। ये उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था और उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर केली ने, उन्होंने साइको एनालिसिस किया था, पूरी डायरी है उनकी। और उनको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगा मालूम है? सारे फैसिस्ट जो 22 सेल में उन्होंने देखे, इंक्लूडिंग गोरिंग, मैंने वो देखा है कि अल्बर्ट नहीं, वो फिल्म में नहीं है जो मुझे मालूम है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें फिल्म में दिखाया भी नहीं है, अल्बर्ट स्पीयर को दिखाया नहीं है, जो सबसे वो सारे जो कैदी थे ना, उसमें एक ही अबव एवरेज आईक्यू था उसका, वो अल्बर्ट स्पीयर था, हिटलर का आर्किटेक्ट। उन्होंने स्पैंडो डायरी और इनसाइड थर्ड रिच नाम की 2 किताबें लिखी। वो 20 साल तक जेल में रहा न्यूरेमबर्ग में और बाद में वो छूटा। वो अकेला आदमी था कि जिसने आईक्यू उसका ज्यादा था, बाकी सारे तो केली का। हाँ, आप क्या कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि अमेज़न प्राइम में जो मूवी है न्यूरेमबर्ग, उसमें बताया गया है कि हिटलर की मौत के बाद जो हिटलर का नंबर 2 था हरमन गोइंग, और उसके साथ जो बाकी लोग थे वो जेल में रहते हैं, और एक डॉक्टर जिसका काम रहता है साइको एनालिसिस करना, वो उसके बारे में बताता है कि कैसे आगे भी जाकर ये फैसिस्ट का ये इतिहास है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताओ आप। तो डॉक्टर केली का जो मानना था, वो वो उसके ऊपर नजरअंदाज उसको अमेरिका ने किया, और हिंदुस्तान में तो पढ़ने की आदत ही नहीं थी ऐसी चीजें। तो हम लोग ग्रांटेड थे कि हम लोग गांधीयन हैं और गांधी जी का सब चलता रहेगा जिंदगी भर। गांधी ने हमें आज़ादी दी तो हमारी ज़िंदगी के लिए वो एक्सपायरी डेट ही नहीं है उसकी कोई, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, फिर भी गांधी जी की लाठी चलेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही केली ने कहा। केली ने क्या लिखा था कि ये फैसिस्ट फिर एक बार आएंगे। फैसिज्म को पनपने के लिए एक करप्शन का ग्राउंड, इमोरलिटी के लिए थोड़ा सा एक अच्छा ग्राउंड, और बहुत सारी कायरता चाहिए समाज में। जब तैयार हो जाती तो फैसिज्म आएगा। उन्होंने आगे लिखा, ये कहीं भी हो सकता है, ये अमेरिका में हो सकता है या कहीं भी दुनिया के लोकतंत्र में हो सकता है। और उन्होंने ये आगे लिखा, और रेडियो के प्रोग्राम वहां से निकाला गया उनको, वो दिखाया है उसमें कि रेडियो के प्रोग्राम में कहा ये यूएस में भी हो सकता है, और आपको लगेगा कि हम उनके यूनिफॉर्म को देख के पहचान जाएंगे, तो अगली बार वो यूनिफॉर्म में आएंगे ही नहीं। इस बार तो आपने फैसिस्ट को यूनिफॉर्म में देखा, युगो बॉस की यूनिफॉर्म पहने थे, वो शानदार। खैर वो यूनिफॉर्म में आएंगे नहीं, हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म में भी आए लेकिन हमने पहचाना नहीं। लेकिन खैर, तो बात यह है कि कायरता, भ्रष्टता, अनैतिकता और बहुत ही आम और साधारण बुद्धि,
यानी आप देखते हैं ना, मोहन भागवत के भाषण कोई भी सुनिए आप, आपको अगली लाइन सुनने का मन नहीं करेगा। आपको थोड़ी भी बुद्धि है, उनमें सुनने लायक है क्या? आप बताइए मुझे। आप गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, केशव बलिराम हेडगेवार का पढ़िए, कुछ भी, दत्ता होसबळे, दत्ता होसबळे को सुनिए आप, वो कौन, वो जोशी सरसंघचालक भैया जी जोशी, उनको सुनिए, आपका मन ही नहीं करेगा। इतनी बिलो एवरेज साधारण बात करते हैं। तो उसी बात को केली ने लिखा था कि यही लोग फैसिस्ट हो सकते हैं। और हम क्या मानते हैं, फैसिस्ट लोगों के सींग होते हैं, वो शैतान जैसी पूंछ होगी, आंखों से ज्वाला निकलते होंगे और आएंगे और शेर की तरह चल के जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, 56 इंच का सीना नहीं होता है भाई, नहीं। वह लिखा इसलिए उसको सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि किसी ने सुनी नहीं उसकी वार्निंग। नहीं, उन किसी को लगा नहीं कि यह सच बोल रहा है। आपको वो फिल्म में दिखाया है कि फांसी के लिए पहले कैदी को लाते हैं, आगे इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बार बार क्या दिखाएंगे, वो फांसी का फंदा गले में डालते हैं तो रोने लगता है। वो पहले निकलने के रोना रो रहता है, आने कोई तैयार नहीं। और वहां फांसी गले में डालते हैं और खींचने से पहले मुतता है वो वहीं पे, है ना? बराबर। अब आपको क्या दिखता है कि जो लोगों को कैद में डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, उनमें से एक को एक कैद की कहीं से एक दिखता है कि कहीं से मुझे धोखा हो सकता है, कहीं से मुझे पकड़ा जा सकता है, तो उसे टालने के लिए वो कितना भाग सकता है। आप देख रहे हैं ना, देश में ही हो रहा है ना ये। तो इनकी कायरता ये है कि जो लोग, यानी आप लेफ्ट हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, लिबरल हो, गांधीयन हो, गांधीवादी हो, शंकराचार्य हो, मणिकर्णिका घाट पे रहने वाले बनारसवासी हो, कोई भी हो, जो इनका सामना कर रहे हैं निडरता के साथ, जब वो आएंगे इनके लिए, ये नहीं सामना कर सकते। ये डॉक्टर केली ने उस पे लिखा है। ये अत्यधिक कायर होने की वजह से आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे पहले, क्योंकि पहले वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। क्योंकि सत्ता, अब दूसरी सत्ता अगर बलवान होती है तो वो इतने दब जाते हैं। देखो, चाइना का नाम नहीं लेते, अब ट्रम्प को जवाब नहीं देते, चाइना को जवाब नहीं देते, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठ के व्यवहार करते आरएसएस वाले, और कम्युनिस्टों को बोलते आप ना अर्बन नक्सल हो। अरे आप तो ओरिजिनल माओवादी पार्टी के साथ बैठे हो। और इनके हाथ में जब देश है, वो गलत तरीके से लिया है, उन्होंने कोई चुनाव जीत के नहीं लिया, आपको तो अब मालूम है वोट चोरी का मामला, तब आप संविधान दिन कैसे मना सकते हो? संविधान दिन के लिए आपको एक, मैंने टोकन गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लोगों को और आपको दी, लेकिन याद दिलाने के लिए कि आप गणतंत्र दिवस मनाने योग्य बनो। मैंने ये नहीं कहा कि आप हो। नहीं, लेकिन अभी क्योंकि हम इतना लगातार बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश में हमने शुरुआत में आज़ादी को बहुत फ्रीली लिया या उसकी अहमियत को नहीं समझी जो अब हम समझ पा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि दुनिया का कोई भी लोकतंत्र ऐसे ही करता है। यूएस ने आज़ादी को फ्रीली लिया, ऐसा भी कह सकते हैं आप। अब आज़ादी, अब देखो यूएस में, नहीं, यूएस में अभी कोर्ट्स तो आज़ाद हैं सर। यूएस की इंस्टीट्यूशंस कुछ जो हैं वो अब भी काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प चाहे कुछ भी बोल दे, स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत डिटोरिएट हुई। सही बात है, सही बात है। यूएस में हंसते थे लोग जब यूएसएसआर यानी सोवियत में या पुतिन की रशिया में उनके नागरिकों को अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमना पड़ता है कर। उस पे जोक्स है यूएस के। एक मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उसमें जोक्स हैं। आज क्या हो रहा है, अमेरिकन सिटीजन्स को अपने पासपोर्ट, अपने आइडेंटिटी कार्ड और सिटीजनशिप ना हो और वो रेसिडेंस हो तो उसको अपने कार्ड रखने पड़ते हैं। तो ये पतन है कि नहीं लोकतंत्र का? सही बात है। आपको अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं। जिस देश को आपने आजाद किया, अपने पुरखों ने, अपने पूर्वजों ने आजाद किया, जब संघ बाहर था, कायर की तरह घूम रहा था, चाट रहा था ब्रिटिशों के पैर, वो संघ आपको पूछ रहा है कि आप आजाद हो, आप इस देश के नागरिक हो, उसके कागज दिखाओ। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है, आप बताओ? दुनिया के हर लोकतंत्र में ये स्थिति आ जाती है, लेकिन फौरन उसको समझना और उस पर काबू पाना, यही संविधान दिवस और या गणतंत्र का मतलब है। गण का तंत्र, गण का मतलब जन, जन का तंत्र हो, जन गण मन। अगर उनका तंत्र चलेगा तो बीजेपी आरएसएस का तंत्र नहीं चलेगा। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है।
वो लोग ये नहीं बताते आपको कि क्या कपड़े पहनो, क्या खाओ। भागवत आके आपको ये बता के जाएगा, मोदी जी आपको वो बताएंगे, शाह आपको ये सुनाएंगे कि क्या खाना है, किस भाषा में बात करनी है, किसको क्या कर रखना है, लव जिहाद क्या होता है, किसको किसके साथ मैरिज करनी है। गुजरात में अभी वो लव मैरिज के बाद रजिस्ट्री करना कंपलसरी अनिवार्य करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, फैसिस्टों का काम है। ये न्यूरेमबर्ग लॉस की जो जिक्र है ना, उसमें 1934 में किए गए थे, वो स्टेडियम पे जज जैक्सन बोलता है न्यूरेमबर्ग फिल्म में, वो ये हैं वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग वो फिल्म को देखें ताकि इसकी गहराई समझ। फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी एंड सेकंड टाइम इट्स अ फार्स। आपको हंसी भी आती है, संगीत वो ट्रेजेडी में कॉमेडी है सर। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, जैसे कि यूएस का आपने जिक्र किया, तो यूएस में लोग सड़कों पर आए, लेकिन न्यूरेमबर्ग की मत समझिए। नहीं, हर जगह हमारे भारत में राजा बाबू जैसी फिल्में बन चुकी है। वो भी, उसमें भी बताया था कि आज के दिन राजा बाबू क्या बन जाते हैं, क्या नहीं बनते हैं। कल नेताजी बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं। लेकिन जब दूसरे देश में ऐसी चीजें होती हैं कि उनके अधिकार के वो का हनन होता है, तो लोग सामने आते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। खुद के ऊपर आएगा इसलिए नहीं, किसी दूसरे पर आता है तब भी वो आते हैं। दूसरे पर आता है तब भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पे आप अपने ऊपर आने के बाद सड़कों पे उतरने के काबिल नहीं रहते। मुझे पूछो यार, सही बात, मैं भुक्तभोगी हूँ। सही बात है। जब मुझ पे आता है, जब कितनी बार आया, तो मैं सड़कों पे नहीं उतर पाता। फिर लेकिन दूसरों के लिए दूसरे नहीं उतरते मेरे लिए कोई नहीं उतरता। हमारे देश में नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं कि दूसरे देश में जैसे दूसरों के ऊपर आए तब भी लोग आते हैं, हमारे देश में, क्योंकि आपने कहा भी कि 1 लाख लोग हैं और वो रुका है कि पहले 1 लाख लोग आएंगे तब मैं जुड़ूंगा। ये जो जन आंदोलन, जिस आंदोलन से हम आजाद हुए, वो सभी चीजें क्यों खत्म हो? नहीं, मैं जब संविधान की बात कर रहा हूं, मैं बताता हूं कि अभी डॉक्टर संग्राम पाटिल का हमने उदाहरण लिया। उनको जिस दिन यहां पर रोका गया LOC लगाकर, उसी दिन उनके चुनाव क्षेत्र का जो सांसद है उसका उनको लेटर आया। उसी दिन ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का उनको लेटर आया। भले आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो अलग बात है। हमारे सांसद ने हमारे अधिकारों का हनन हुआ इसलिए कब लेटर लिखा है लास्ट, कौन से सांसद ने और कब लिखा है लास्ट लेटर किसी नागरिक को? एक। दूसरा, विपक्ष के किस सांसद ने किसको बिना वजह देश की आजादी के लिए अपने करियर को दांव पे लगा के वो जेल गया है या कोर्ट में घसीटा गया है तो साथ खड़ा रहा है? आप मुझे बताइए लास्ट। मैं खुद अनुभव कर चुका हूं। मैंने जितने केसेस फेस किए उसमें विपक्ष का एक भी सांसद, विधायक, पार्षद मेरे साथ नहीं था, और जो थे उनके बारे में मैं ट्विटर पे लिख चुका हूं। 2 नाम लिखा है, 2 नाम लिखे हैं मैंने, लेकिन वो सांसद नहीं है और ना ही विधायक है, ना ही पार्षद है। तो बात यह है कि ये हालत अगर विपक्ष की है तो बाकी एनजीओ पर्सनल फ्रेंड तो आपको, हम आपके साथ, आपको क्या करेंगे, फेसबुक पे आपको चढ़ाएंगे, हम आपके साथ हैं, आप लड़ो, आप लड़ो। अभी लड़ नहीं रहे हो। बीच में मैं अभी बीमार था, अभी स्थिति अभी 20% अभी आप बेहतर है। मैं तो जान ही रहा था। हाँ, 20% और बेहतर होने के चांसेस है। लेकिन उस हालात में लोग क्या कर रहे थे, मुझे मिलने कोई नहीं आया, मुझे बोल रहे थे सर आप अपना ख्याल रखो, आप ठीक रहो, आप स्वस्थ रहो। 1-2 डॉक्टर थे, उन्होंने अपने नंबर दे दिया, बोले हम आपको दवा कुछ भी चाहिए तो दे देंगे। एक सिर्फ आपको मैं बताता हूं, एक अनलाइक इंडियन उदाहरण है। अब उनका नाम मुझे याद नहीं, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, मैं आपको माफी चाहता हूं, उनका नाम मुझे बोलना चाहिए था। मैं एक दिन ग्रंथ में था, किताबें खरीद रहा था, जो एक गुनाह है RSS के लिए, लेकिन मैं किताबें खरीद रहा था। तो अब खरीद रहा था तो पढ़ने के लिए खरीद रहा था, झूठ क्यों बोलूं। तो वो ले रहा था। RSS और उनके क्रोनीज के लिए चेकबुक और पासबुक छोड़ के कोई किताब नहीं है। तो किताबें खरीद रहा था तो वहां पर फोन आया और कहा, एक आदमी, लड़के ने फोन किया, उसका नाम मैं भूल गया यार, उसकी माँ, उसने कहा कि सर मेरी माँ ना आपसे बात करना चाहती है लेकिन बात नहीं भी कर सकते, उसको टेंशन आता है बात करेंगे। मैं बोला कहिए। बोला सर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको बिना वजह इसमें 3-4 चीज़ों में लपेटा गया, घसीटा गया। लोगों को मैं बताता नहीं कहा किसकी चीज़ में। लोग सोचते हैं कि मैं खुश आराम से हूँ, सरकार की मेरी कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो
मैं वो डॉन हूं जिसको 11 मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी लेकिन किसी को नहीं पता। ये वो बोला कि मेरी माँ की इच्छा है कि आपको इस स्थिति में, हम छोटे व्यापारी है, हमारा छोटा सा बिजनेस है, लेकिन माँ मेरी वीडियो देखती है और मेरी माँ कहती है ये जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सर आपको कुछ पैसे देने की इच्छा है मेरी माँ की। मैंने कहा देखो भाई, माँ तुम्हारी क्या मेरी क्या, माँ माँ होती है। हम भारत माँ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो माँ है। तो आप ये मत समझो कि मैं ना कह रहा हूँ, आप ये बचा के रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं खुद मांगूंगा किसी अन्य वजह के लिए। तो मैं वो किताबें लेके घर पे आया तो मैंने देखा मेरे जीपे में उन्होंने 10,000 रुपये डाल ही दिए थे। अच्छा। हाँ, डाल दिए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बोला, और वो जीपे में ना मुझे नहीं मिला, आज भी नहीं मालूम कि पैसा है रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उनके पैसे ढूंढ के उनके नंबर पे फिर से वापस कर दिया और बड़ा लेटर लिखा कि ये मैं अपमान नहीं करना चाहता, आपके माँ जी को कहिए कि उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, उसी की वजह से जो मैं हूँ वो हूँ। आपकी माँ जैसी है वैसी ही मेरी माँ थी। एक्चुअली मेरी माँ ऐसी थी, किसी का भी दर्द उससे सहा नहीं। वो बहुत जल्द चल बसी, 60 साल की थी वो, 2006 में गई, लेकिन किसी का भी दर्द उससे सहा नहीं जाता। और वो अपने गहने भी उसने कितने बार दे दिए लोगों को। मेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाते थे उसके ऊपर, ऐसी स्थिति हो जाती थी, बहुत भयानक स्थिति। हमारे बचपन में हमने देखा है कि एक माँ का हृदय और पिता का व्यवहार, इसमें जो संघर्ष होता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैंने उनको कहा कि आपकी माँ जो है वो हमारी माँ है आज से, और मैं हक से मांगूंगा, और विश्वास रखिए कि वाकई हक से मांगूंगा, लेकिन माँ को कहिए कि अभी नहीं देना, अभी ज़रूरत नहीं है और तो मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे लेटर जवाब लिखा कि माँ कह रही है कि ठीक है, अगर आप जीत कर रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन आप स्वस्थ रहिए और फिर से हमको मिलिए, चाहे वो स्क्रीन के माध्यम से नहीं क्यों ना हो, लेकिन आप पीछे मत हटिए, लेकिन तबीयत का ख्याल रखिए। एक माँ ही कह सकते हैं। तो ये एक अनूठा अनुभव था। ये एकमात्र अनुभव को छोड़कर बाकी मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं कि जो अमेरिका में दूसरे लोगों के लिए खुद का जान दे रहे हैं लोग, अब दूसरे लोगों का लोकतंत्र और उनका रिस्पेक्ट बचाने के लिए, इस तरह की बातें हमारे लोग नहीं करते, इसीलिए हम बार बार गुलाम होते हैं। आज हम मुगलों की बात ये आरएसएस वाले कर रहे हैं। मुगलों के जमाने में कम से कम मणिकर्णिका घाट ठीक था, डोम राजा ठीक था, और मंदिर भी मुगलों ने कई बनवाए, जैसे गिराए वैसे बनवाए। उस टाइम में हिंदुओं ने भी कई मंदिर गिरवाए, ऐसा नहीं है कि अब आरएसएस के टाइम में कितने मंदिर गिरे उन्होंने गिराए। तो ये मंदिर सब झूठ है, इनका भक्ति सब झूठ है। मैं आपको बताता हूं कि राम वो राजा थे, और मोदी जी ने कहा ये मिथक है, खुद बोला है भाषण में, महाभारत और रामायण मिथक है। तो मिथक के में जो राम राजा थे, वो राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने वचन के लिए सत्ता को त्याग दिया था। इन्होंने अपने हवस के लिए राम को त्याग दिया लेकिन सत्ता को ला लिया। और इसके ऊपर कैफी आजमी की बहुत अच्छी कविता है, आप जरूर पढ़िएगा। वो कैफी आजमी साहब ने, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, मस्जिद थी वो, लेकिन वो एक ढांचा भी था, तो गिरा था, लेकिन बोलते वक्त हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को गिराया था। बाबरी मस्जिद को गिरा, तो वो गिराने की वजह कैफी आजमी ने, वो राम आते हैं बदमाश से और शरयू में पैर धोने जाते हैं, और वो आगे, और वो उनको खून लगता है उनके पैरों को। उसके बाद की कविता आप खुद पढ़िए। लोग भी, मैं दर्शकों को कहूँगा कि संविधान कि गणतंत्र दिवस अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर कविता कोई नहीं होगी जो आप इसका सामूहिक पठन करें। अब 27 जनवरी को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 26 गई अब मैं नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी है यार। हम कविता तो रोज पढ़ते हैं, जिसमें ना सृजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, फैसिस्ट जो हैं जैसे कि आरएसएस, बीजेपी,
उनके उदाहरण यानी कि डॉक्टर केली ने जो लिखा है, ऐसे कई साइकियाट्रिस्ट ने बाद में लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण देता हूँ, उनमें सृजन नहीं होता। उनको कविता, कथा, कहानियाँ, सृजन, फिल्में, देखिए बॉलीवुड मृत हो गया है, सिनेमा मर गई, हर कला मर जाती है, सूख जाती है उनके टाइम में, और अगर जितनी बनती है वो सब प्रोपागेंडिस्ट बनती है। हिटलर का गोबेल्स देखता था हर फिल्म, और उनकी हीरोइन के साथ कुछ गड़बड़ करता था तो उसकी बीवी गुस्से से हिटलर के पास जाती थी शिकायत करने, और फिर हिटलर ये चाहता था कि आर्यन है दोनों तो शादी बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर वो कर देता था। लेकिन ये सारी जो कहानियां हैं, ये हमने अपने जीवन में, मैं जब बचपन में ये सब जर्मनी वगैरह के बारे में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि क्या होगा, भयानक होगा, भयानक होगा। तो मुझे नहीं लगा था कि अपने जीवन काल में, अपने नज़रों के सामने, अपने ही देश में, अपने ही पड़ोसी द्वारा मुझे ये पाठ पढ़ाए जाएंगे। मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे ही रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार हैं। तुम्हें मालूम है सोहित, मेरा एक भी रिश्तेदार करीब करीब नहीं बचा जो मुझ पे बहिष्कार नहीं किया। तो बाहर की दुनिया तो छोड़ ही दी। सही बात है। तो मेरे ऊपर मोदी जी, शाह जी या फिर उनके क्रोनीज जो हैं, और जो उनके गुजराती बनिए हैं उनके साथ, उनको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो काम मेरे रिलेटिव्स ने कर दिया है, रिश्तेदारों ने। उन्होंने जो गालियाँ आई वो लिखी है मेरे बारे में मुझे, और छोड़ के चले गए। और जो मुझसे अपने बच्चों, मेरे से छोटे भाई यानी वो, उनसे उनके लिए सलाह मांगते थे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस देश में जाए। बात ही नहीं करते। बात करते तो बोलते कि यार ये, और धर्म और अंधविश्वास इतना पनप रहा है इस देश में कि संविधान के लिए कोई जगह ही नहीं है। कुल मिला के आज संविधान दिन की कहानी इस तरह से है। मैंने एक सभा में कही थी, लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम में कहने का मजा ही कुछ और है। मैं कहता हूँ ये कहानी मैंने अपनी खुद कहानी की किताब से नहीं पढ़ी। ये कहानी ओशो ने अपने एक शिविर में कही थी, और वो शिविर में कही थी तब जो एक सन्यासी थे वहाँ ओशो के, उन्होंने मुझे कही थी। बाद में वो छपी भी है बहुत जगह पर, लेकिन कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब सैनिकों को भारतीय इंडियन आर्मी के, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए, यानी सुभाष बाबू की आईएनए, तो भारतीय सेना के वीर जवान बॉर्डर फिल्म का गाना लेकर बागेश्वर के सामने नाच रहे और गा रहे, ये दृश्य मैंने देखा, तो ये कहानी स्वाभाविक रूप से मुझे याद आई। और इससे समर्पक संविधान दिन कुछ भी नहीं कहानी से। एक साधु एक गांव में आता है और बभूति लेकर आता है, और गांव में कुआं है, उसमें डालता है, और डालते वक्त बोलता है कि ये कुएं में मैं ये बभूति डाल रहा हूं, ये बभूति डालने के बाद गांव के सारे लोग पागल हो जाएंगे, सारे के सारे लोग पागल हो जाएंगे। राजा खुश हो जाता है। राजा इसलिए खुश हो जाता है कि गांव में 2 कुएं हैं, एक गांव के लिए और एक राजा, उसका परिवार, प्रधान मोदी जी, शाह जी और बाकी लोगों के लिए, यानी गोयल वोयल इन लोगों के लिए, अश्विनी वैष्णव जी, उनके लिए एक कुआं है। तो अब बभूति इसमें डाल देता, लोग पागल हो जाते हैं। इतने पागल हो जाते हैं जैसे आरएसएस ने ये सारे बाबा महाराज जो श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, बागेश्वर, रामदेव, इन लोगों ने जैसे देश को करके रखा। और ऐसे छोटे मोटे तो हजारों आपको रील दिखेंगे, लाखों, कुछ भी बोलते हैं, न्यूमेरोलॉजी, कुछ भी, यानी उसका किसी का किसी चीज से देना देना नहीं है, प्रोपेगेंडिस्ट है, बस आपको बिजी रखना चाहते हैं, आपको पढ़े नहीं, आप लिखे नहीं, इसलिए। तो ये आरएसएस की ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर ऑक्टोपस आर्मी है। तो वो गांव पागल हो गया तो गुस्सा आ गया गांव को। गांव ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा राजा पागल हो गया है, और प्रधान पागल हो गया है, और बाकी मंत्री पागल हो गए हैं, ताकि हम उनको बर्खास्त करेंगे। चल के गए अपने जहाँ राजा रहते थे, उसका राजवाड़ा था, तो उसके पैलेस पे चल के गए। राजा डर गया, बोले यार सारी जनता के सामने तो कितनी सेना चलाएगा ना। सेना भी अंदर थी, तो सेना भी उसी कुएं का पानी पीती थी। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया, तो मंत्री को बुलाया, सिर्फ प्रधान को बुलाया, चाणक्य को बुलाया,
बोला आइए आइए शाह जी आइए बैठिए, क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा और बोले कि महाराज एक ही उपाय है। क्या? साधु को बुला के लाइए। तो राजा बोला क्या करना है? बुलाइए तो सही। तो सैनिक गए, साधु को लेके आए। चाणक्य ने पूछा क्या रे? राजा के चाणक्य ने, वो बभूति है? बोले हाँ, इस कुएं में डाल दे। तो बोले अच्छा, डाल दी। फट से चाणक्य जी ने निकाली, सारे मंत्रियों को पिला दी, राजा जी को पिला दी, खुद भी पी लिया। सारे पागल हो गए। उस दिन रात को पूरी जनता ने उत्सव मनाया कि हमारा राजा ठीक हो गया है। और उसी को आज संविधान दिन से हम सेलिब्रेट करें। वो संविधान दिन 2014 से पहले अलग हुआ करता था, जब दोनों कुएं एक जैसे थे, साधु आया नहीं था और बभूति डाली नहीं थी। इससे बेहतर मैं क्या बोलूं। सही बात। लेकिन सर जब हमने इतनी बातें की और आपने एक बेहतरीन कहानी के जरिए इस पूरी चीज को समझाया, तो सवाल यह है कि इसका भविष्य क्या है? किस तरह से आप देखते हैं? हमारी जनता क्या मर चुकी है? हमारी जनता को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है? जनता मर नहीं चुकी है। जनता ये नहीं जानती कि जो मरने से डरते हैं वो जिंदा लाश है। एक। दो, पहले मैं क्यों जाऊं, सोनम वांगचुक ना हो जाऊं, ऐसा जो सोचता है उसका भी सोनम वांगचुक होने से नहीं रोकेगा। क्योंकि सोनम वांगचुक भी हम लोग जब आलोचना कर रहे थे तो वाही कर रहे थे। मैंने 370 के बारे में इतना बोला लिखा था, तो सोनम वांगचुक वाह कर रहे थे, कितना भारी कदम उठाया है, क्या लद्दाख के दिन आ गए सुनहरे, यही बोल रहे थे ना सोनम वांगचुक। तो उनको लगा उनके लिए हमेशा के लिए स्थितियां ऐसी रहेगी। देखो आज और अभी आप खड़े नहीं रहे तो आपके लिए वो आएंगे। आपके लिए वो आएंगे। वो तो नाजी रेजिम में क्रिश्चियन पादरी ने वो कविता लिखी है, लेकिन वो खुद अनुभव किया है। वो खुद तटस्थ था पहले। वो कैंप में जाके आया, बाद में ये कविता लिखी है उसने। उसके लिए जब आए ना तो उसने लिखी है वो, बाद में 1945 में लिखी है, पहले नहीं लिखी थी उसको। ये ज्ञान उसको बभूति डालने के बाद आया है। समझे? तो ये जो आप जो सोचते हैं हिंदुस्तान के लोग कि सोनम वांगचुक अंदर गया, उसको नहीं छोड़ा, मैं कौन हूं? देखो तुम कौन हो नहीं, तुम्हारे भी वक्त आएगा। शंकराचार्य सोच रहे थे कि मैं हिंदू धर्म का सर्वकर्ता धरता हूं, मैं तो इनसे ऊपर हूं, तो उनकी भी शिखा पकड़ ली, उनको शिष्यों को भी रगड़ लिया, पैरों के नीचे कुचल दिया। देखो ऐसा है सोहित, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब तक जान में जान है, पैरों में ताकत है, हाथ में तिरंगा लेने की हिम्मत है, तब तक डट कर खड़े हो जाओ, संविधान को बचाओ। संविधान तुम्हें तभी बचा सकता है जब तुम्हें संविधान को बचाना आए। क्योंकि आज तक 70 साल आपको संविधान ने बचाया, अब संविधान के बुरे दिन आ गए तो आपको संविधान को बचाना है जी। और तटस्थ रहकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा तो उसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर का ही मैं ढूंढ रहा था। मैं बहुत बार लिखता भी हूँ इसके बारे में। उन्होंने यही कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेंगे उनके भी अपराध। तो जो आपने 1945 वाली बात कही, ये वही बात है। अरे चे गवेरा ने कहा था ना, मैंने तो शमशान में उनकी भी कब्र देखी थी जो मरने से डरते थे। तो सबका समय। और जेल में वो लोग भी जाते हैं जो जेल में जाने से डरते हैं। सही बात है। याद रखना कि संजय राउत जब जेल में गए, उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसके पीछे ब्लर्ब जो है मैंने ही लिखा है। तो वो जब मैंने प्रूफ्स पढ़े तो मैंने देखा अरे इसमें से 90% लोग तो जेल में जाने से डरते थे, वही पहले गए। सही बात है, संजय राउत से पहले वही मौजूद थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जेल में डालने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के एनसीबी के जो करता धरता थे या फिर ईडी के देश के लोग हैं, वो उनके ऊपर जब ये आएगा तूफान, तब आप वो खड़े वही देखोगे आप, न्यूरेमबर्ग में जो नाजियों की हालत हुई थी। क्योंकि डॉक्टर केली ने लिख के रखा है कि ये लोग कायर होते हैं। इतनी बर्बरता सिर्फ कायर ही कर सकता है, अनसिविलाइज्ड कायर ही हो सकता है, सृजनहीन कायर ही हो सकता है। जिसमें 56 इंच की सीना है ना, वो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेता है, और दुश्मन रखकर दोस्ती कर सकता है वो।
नेहरू के आलोचक जो थे उनके साथ नेहरू बैठते थे, उनसे बात करते थे। नेहरू ने कभी उनसे दुश्मनी नहीं की ना उन्हें। और जबकि नेहरू को ऐसा लगा अपनी कम आलोचना हो रही है तो दूसरे अलग नाम से उन्होंने आर्टिकल अपने खिलाफ लिखा ताकि आलोचना बढ़े। और मोदी जी परसों ही बोल रहे थे, अब रील वाले मेरे रोज निर्भत्सना कर रहे हैं। अरे आप रोज वो आईने को मत पूछिए, कभी चेहरा भी पोंछ के दिखिए। धूल चेहरे पर है, आईने पर नहीं। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से राजू सर आपने बताया, इन तमाम चीज़ों पर बात की, जो तटस्थ हैं, जो डर रहे हैं, उनके ऊपर आपने बातचीत की, ये इससे बेहतरीन 26 जनवरी दर्शकों सच में कुछ नहीं हो सकता। वो साधु को बुला के लाओ और विभूति डाल दो कुएं में। आपने 2014 से जो विभूति ली है उससे आप बचिए, कम से कम यही कोशिश हम कह सकते हैं आज के इस एपिसोड से। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर जो बातें मुस्कुरा कर कहानियों के जरिए राजू सर कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ हो सकती है कि जो लोग सोए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें भी राजू सर बार बार जगाने की कोशिश करते हुए। सोहित, एक बात बताता हूँ, 2014 से ये जो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट जो है, जो जगाने की चीज़ें, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ऐसे जो दिन है, दिवस है, वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन बन गई बीजेपी की। बीजेपी में ऐसे अटपटे कपड़े पहने जाते हैं। यानी देखो, ऐसा है कि इतने प्रधानमंत्री हमारे हो गए, है ना, उनमें से कितने सारे प्रधानमंत्रियों ने कुछ ना कुछ जीता है। जैसे कि राजीव जी ने कुछ नहीं जीता तो मॉरिशस के नहीं, मालदीव के प्रधानमंत्री गयूम थे, डॉक्टर गयूम, उनको बचा तो लिया था, मालूम है ना, उनके खिलाफ कू हो रहा था तो बचा लिया था। तो सेना के द्वारा ऐसी कार्रवाई उन्होंने कभी ना कभी की कि जिसकी वजह से ये देश का जो साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया में और दुनिया में जो एक नाम था वो हमेशा रोशन रहा। हम तटस्थ थे लेकिन सबके दोस्त थे, ईरान से लेकर सब, यानी किसी, और पाकिस्तान में डरता था। इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश वॉर जीता, फिर शिमला को 67 में शिमला को हमारे यहाँ आने के लिए चाइना से पंगा लिया, वो तो बहुत बड़ी व्यक्ति थी। नेहरू जी ने खुद कश्मीर में लड़ा, लेकिन इसमें से किसी ने सेना का ड्रेस पहना, नेताजी की कैप पहनी, ये सब किया, अपनी ऐसा दिखाने का, ऐसा जताने का कोशिश की कि हाँ मैं सेना के साथ तू तड़ाक बात करता हूँ, या सेना को सलाह मैं ही देता हूँ, बादल में रडार, ये सब बातें की ही नहीं कभी। देखिए, मेरे ख्याल से देवेगौड़ा 2014 से पहले वाले प्रधानमंत्रियों में से सबसे वीक और बुरे प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ। चंद्रशेखर जी नेता महान थे, व्यक्ति एक बहुत असाधारण थे, उनकी किताब जेल डायरी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन प्रधानमंत्री वीक ही थे और ठीक ही नहीं थे, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा ओपिनियन है। इससे मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूँ, चंद्रशेखर बहुत महान व्यक्ति थे, ये बात रखिए, लेकिन देवेगौड़ा के बारे में मेरे रिजर्वेशंस है। और नरसिंह राव जी एक महान प्रधानमंत्री थे, फिर भी वो कांग्रेस ही नहीं थे, ऐसा मुझे लगा कभी ना कभी। तो ऐसा बहुत सारी उसकी एनालिसिस की जा सकती है, लेकिन इनमें से किसी ने ना अपने राष्ट्रीय जो धरोहर है, जो राष्ट्रीय हमारे फेस्टिवल है, उनको फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं बनाया, कम से कम सेना की वर्दी नहीं पहनी, सेना की वर्दी नहीं, नेताजी की कैप पहनी। ऐसा नेताजी का यार आप अपमान कर रहे हो। सही बात है। नेताजी का जो भी चिन्ह है वो नेताजी का ही है। उनकी जो मृत्यु हुई जिस तरह से हुई, उसके बाद उनका और आप क्या नेताजी का विरासत बताओगे? नेताजी मिलने आए तो हेडगेवार बीमार हुए करके मिले ही नहीं उनको, डर से। ये कायर डॉक्टर केली बोला था ना। दूसरी बात, नेताजी ने वहां से टोक्यो रेडियो से स्पीच दिया, उसमें महात्मा जी को कहा, राष्ट्रपिता, गोलवलकर को नहीं कहा, हेडगेवार को नहीं कहा, महात्मा जी को। और उन्होंने जो अपनी बटालियंस बनाई, उसमें से एक गांधी जी का नाम दिया, एक नेहरू जी का नाम दिया, एक नेता। तो बात यह है कि आपका कोई नहीं है इसमें से, कोई आपको खड़ा नहीं करता था, ना आगे करेगा, ना इतिहास में खड़ा करेगा आप, ना इतिहास में आप इनके बाजू बाजू खड़े दिखेंगे, इतिहास में आपका आउट ही है। तो आपकी गिनती तो कायरों में ही होगी, आपकी सृजन के खिलाफ रहे हैं, यही होगा। और आप वही मिलेंगे जहां आप और हम एक ही जगह जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन बात यह है कि आपने जो देश के नागरिकों का दमन किया है और संविधान के पवित्रता का हनन किया है और उसके ऊपर अपनी फैंसी ड्रेस कंपटीशन मनाई है, वो क्षमा की नहीं जा सकती। कम से कम किसी भी गांधीवादी व्यक्ति, आप तुषार गांधी जी से पूछिए, वो क्षमा कर सकते हैं क्या? या इस देश के लिए जिन्होंने भी त्याग किया, आप सोनम वांगचुक से आप पूछिए, वो तो साइंटिस्ट, उनसे पूछिए। आप इस देश के लिए जिन्होंने भी कुछ भी किया हो, उनसे जाके पूछिए क्या इनको क्षमा की जा सकती है, वो नहीं बोलेंगे। तो यही सार है भागवत का, और भागवत का जो सार है वो भागवत को नहीं समझ में आ रहा है। जी राजू सर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा एपिसोड हम 26 जनवरी के दिन रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, जहां पर हमने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि केवल संविधान कागज़ पर लिखा हुआ एक टुकड़ा नहीं है, कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है। संविधान की वजह से ये देश चलता है और किस तरह से इस देश में हर रोज़ संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और वही लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जिन्हें संविधान को बचाने का काम दिया गया था। इसलिए हमें ये एपिसोड आपके सामने लाना पड़ रहा है, और आपको शुभकामनाएं देने के बजाय राजू सर आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं जगाने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बभूति डाल रहा हूँ। ये दूसरी वाली बभूति है। दूसरी वाली बभूति डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आप सुन रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तटस्थ थे, और आप भारतीय आर्मी को भी अपील करिए, भारतीय सेनाओं के मुखियाओं को अपील करिए कि कृपया भारतीय सेना के बंदों को इस तरह से बागेश्वर जैसे आध्यात्मिक तवायफों के कोठे पे ना नचाएं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की सेना जो है वो किसी एक धर्म या एक पार्टी के लिए नहीं बनकर रह जाए। वो इस देश की सेना है जिसके बारे में हम सभी को गौरव है, जिसके बारे में 26 जनवरी को हर बार जिक्र होती है, लेकिन अगर उसका अपमान किया जा रहा है तो उसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज जो भी बातें राजू सर ने रखी हैं, एक बेबाक एपिसोड यहाँ पर दर्शकों को किया गया है, और इसकी जो गंभीरता है वो शायद आज के दिन आपको बताने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए राजू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने ये बातों को रखा कहानियों के साथ, कविताओं के साथ, उदाहरणों के साथ, इतिहास में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताते हुए आज के भारत में जो आपने बताया, एक बेहतरीन उदाहरण के साथ आपने जो आज व्याख्या की है, मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था और लोगों को ये बात पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप आए, आपने बातचीत की। दर्शकों, आपको ये वीडियो और वंदे मातरम पूरा मुझे कंठस्थ है, आपको भी होना चाहिए जी। क्योंकि जब भी बीजेपी का कोई बंदा आपको मिले, उसे बोलना पूरा दो पैराग्राफ के सहित बोलो। उनके लिए कठिन है। देखो, 2 पैराग्राफ माइनस करके उनके लिए आसान भी हो रहा है। 2 ही 3 ही पैराग्राफ बोलने हैं आपको, तो और दो आ गए तो पूरी बैंड बच जाएगी उनकी, क्योंकि वो संस्कृत मिश्रित हिंदी है, और आप समझिए कि वो कंठस्थ करना इतना आसान नहीं है। आपको जिस एज में ये लोग प्रचारक करके लोगों के पैसे पे खाना शुरू करते हैं, उस एज में पढ़कर आपको कंठस्थ करना पड़ता है सारा। जी, तो वंदे मातरम के बारे में आप पता लगाइए, वंदे भारत के बारे में नहीं। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, उन्हें बताएं असली संविधान क्या है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, जिसे आज के दिन हमारे देश ने अपनाया था, और असली संविधान के लिए क्या हम वाकई कुछ कर रहे हैं, ये सवाल भी आप अपने आप से पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्ते सर।